हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन साइंस से मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में जो भी रिएक्शन बचा हुआ है बच्चों सब हम पूरा कर लेंगे आज। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था योगात्मक अभिक्रिया पढ़ा। क्या पढ़ा? योगात्मक अभिक्रिया पहले लेक्चर में हमने देखा। तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या देखा? एक या एक से अधिक अभिकारक, एक या एक, दो या दो से अधिक अभिकारक एक साथ मिलकर एकल उत्पाद बना ले रहे हैं। और दूसरा हमने इसका ठीक अपोजिट देखा था, वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं और वो है अपघटन। तो वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया हमने पढ़ रखा है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर रहा है, उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। इसके लिए एक एक्टिविटी है कि कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लीजिए। किसका? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जब सॉल्यूशन लेंगे और इसमें क्या डाल देंगे? आयरन यानी लोहा डाल देंगे। क्या डाल देंगे? लोहा। तब इसके बाद हम देखते हैं इस कॉपर को आयरन क्या करेगा? हटा देगा, और आयरन इसकी जगह आ जाएगा और कॉपर इसकी जगह पर आ जाता है। यानी ये बना लेगा फेरस सल्फेट, FeSO4। क्या बना लेगा? FeSO4। और क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि जो कॉपर सल्फेट है वो नीले रंग का है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का है। इसका मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को जब हम बनाएंगे तो इसका जो कलर होगा, रंग होगा, नीले रंग का होगा। फिर जब उसमें हम आयरन यानी कि लोहा डाल देंगे या लोहे की कील डाल देंगे तो बना लेगा फेरस सल्फेट। और इस तरह से जो विलयन का रंग है वो कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। विलयन का रंग भूरा हो जाएगा। यानी इससे पता चलता है कि आयरन कॉपर को क्या कर दिया है? उसकी जगह से हटा दिया है। यानी कॉपर की स्थान कौन ले लिया है? आयरन ले लिया। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे दूसरा भी है, जिंक को किससे रिएक्शन कराएंगे? कॉपर सल्फेट से। किससे? कॉपर सल्फेट से। तो क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट। और क्या बनाएगा? कॉपर बना लेगा। जिंक सल्फेट और कॉपर बना लेगा। देखो, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। ऐसे होता है। दूसरा रिएक्शन है लेड है। लेड मतलब शीशा होता है। इसको शुद्ध पीबी जो है ये किसका फुल फॉर्म है? प्लम्बम। प्लम्बम का नाम होता है लेड। ये किससे रिएक्शन करेगा बच्चा? CuCl2 से रिएक्शन कर लेगा। तो क्या बना लेगा? PbCl2 बना लेगा। क्या बना लेगा? PbCl2 बना लेगा। और क्या बना लेगा? कॉपर बना लेगा। इन सब केसेज में आप देखेंगे, इन तीनों एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ये तीनों रिएक्शन क्या है? संतुलित है। तीनों अभिक्रियाएं संतुलित है। इसमें कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? कौन विस्थापित कर रहा है? आयरन। इसमें कॉपर को कौन विस्थापित कर रहा है? जिंक। इसमें कॉपर को कौन विस्थापित कर रहा है? लेड विस्थापित कर रहा है। लेड माने शीशा। ये जो प्लम्बम है या शीशा, ये क्या कर रहा है? कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। मतलब विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर रहा है? हटा दे रहा है और उसकी जगह पर ले रहा है, यानी विस्थापित कर रहा है। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लो, एक बच्चा बैठा, उसको उठा के उसकी जगह पर खुद बैठ जाओ, तो इसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। यहाँ क्या है? कॉपर है। कॉपर को कॉपर सल्फेट से अलग करके इसकी जगह पर क्या आ गया है? आयरन आ गया है। इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ एक कंडीशन और है, आयरन, जिंक और लेड, ये तीनों क्यों हटा दे रहे हैं? क्योंकि जो आयरन है, जिंक है और लेड है,
ये कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील हैं। क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कॉपर कम अभिक्रियाशील है, आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसमें जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, इसमें सीसा ज्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील रहता है वही हटाता है। इसमें ज्यादा अभिक्रियाशील वालों को मैं डबल अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये सब ज्यादा अभिक्रियाशील वाले हैं। जो सिंगल अंडरलाइंड है ये कम अभिक्रियाशील वाले हैं। तो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को ज्यादा अभिक्रियाशील वाले तत्व क्या करते हैं? हटा देते हैं। ऐसे एक दूसरा है जिसको हम लोग पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें इतना ही पढ़ना है बच्चों, एनसीईआरटी बुक्स में इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है? इसमें दो तत्व एक दूसरे को हटा रहे हैं। कितने तत्व? दो तत्व एक दूसरे को हटा रहे हैं। तो हम लोग अब की बार देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या देखेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या करते हैं? दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। जैसे क्या है? सोडियम सल्फेट है। क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट। और ये हो गया, उसके बाद ये किससे रिएक्शन करेगा? बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा। अब सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम बेरियम को हटा देगा और बेरियम सोडियम को हटा देगा, यानी सोडियम की जगह पर बेरियम आ जाएगा और बेरियम की जगह पर सोडियम आ जाएगा। तब यह बन जाएगा BaSO4, BaSO4 और प्लस NaCl। तो ये रिएक्शन हो जाएगा 2NaCl। बच्चे कंफ्यूज हैं, सर यहाँ Na2 था वहां Na हो गया, यहाँ Ba था तो यहाँ Ba है, यहाँ SO4 था तो SO4 है, लेकिन अब यहाँ Cl2 था तो वहां Cl हो गया, यहाँ Na2 था तो वहां Na हो गया। ये कैसे आया सर? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। Na2SO4 का मतलब होता है कि Na प्लस है और SO4 2 माइनस चार्ज है। Na क्या है? प्लस है, SO4 2 माइनस चार्ज है। तो इस पर कितना चार्ज है? 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे। सोडियम पर कितना चार्ज है? 1, इसलिए 1 हम यहाँ लिख देंगे। बेरियम क्लोराइड का देख लो, Ba पर 2 प्लस चार्ज होता है, Ba पर 2 प्लस चार्ज होता है और Cl पर 1 माइनस चार्ज होता है, इसलिए Ba लिखेंगे और Cl लिखेंगे। Ba के सामने Cl वाला 1 लिख देंगे और Ba वाला 2 Cl के सामने लिख देंगे। यानी ये क्या करेंगे? हम लोग इसको यहां लिख देते हैं और इसको यहां लिख देते हैं, तो ये Na2SO4 हो गया। और इसको हम यहां लिख देंगे और इसको हम यहां लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? BaCl2 है ना। ऐसे ही BaSO4 का देखो, क्यों हम लोग इस पर 2 नहीं लिखे हैं, तो ये हो जाएगा Ba2 प्लस चार्ज और SO4 2 माइनस चार्ज। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसिल। इसलिए यहाँ ना इसके आगे 2 लिखने की जरूरत है ना तो इसके आगे 2 लिखने की जरूरत है। क्यों? जब दोनों बराबर है तो अपने आप हट जाएगा। ऐसे सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम को देख लो, Na पर 1 प्लस चार्ज है और Cl पर 1 माइनस चार्ज है, इसलिए हम सिंपली NaCl लिख देते हैं। तो Na2SO4 को क्यों Na2SO4 लिखते हैं? Na पर 1 प्लस है, SO4 पर 2 माइनस है, तो ये जो 2 माइनस है ये Na के आगे 2 लिखा जाएगा। Na के आगे 2 लिखा गया। SO4 है, SO4 के सामने 1 लिखना है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे बेरियम क्लोराइड में देखो Ba2 प्लस चार्ज है, और जब Ba2 प्लस चार्ज रहेगा तो Ba वाला जो चार्ज है वो Cl के सामने लिखाएगा और Cl वाला जो चार्ज है वो Ba के सामने, तो Ba वाला चार्ज Cl के सामने लिख दिए, 2 हो गया, Cl2 हो गया। और Ba1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो Ba2 लिख सकते थे, SO4 2 लिख सकते थे, लेकिन जब दोनों में 2 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यही कंडीशन सोडियम और क्लोराइड में भी है। अच्छा, अब देखिए, जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम की जगह बेरियम ले लेता है, बेरियम की जगह सोडियम ले लेता है।
इसलिए इसका नाम हो गया द्विविस्थापन। क्या हो गया? द्विविस्थापन हो गया। लेकिन जो बेरियम सल्फेट है ये अवक्षेप बना लेता है। क्या बना लेगा? अवक्षेप बना लेता है। और जब अवक्षेप बनाएगा तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपीकरण। तो द्विविस्थापन में जो पहला एग्जाम्पल है इसमें दो चीज है। पहली बात तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है और दूसरी बात है द्विविस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ ये अवक्षेप भी बना रहा है। इसको कहते हैं अवक्षेपीकरण। क्या कहते हैं? अवक्षेपीकरण यानी अवक्षेप का बनना। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है? सोडियम बेरियम को हटा रहा है और बेरियम सोडियम को हटा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें अवक्षेप भी बन रहा है इसलिए क्या कहेंगे? अवक्षेपीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवक्षेपीकरण। इसके बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपीकरण के बाद आ रहा है उपचयन एवं अपचयन। इसका बहुत सिंपल सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझ पाएंगे तो नहीं आएगा और एग्जाम में यही आ रहा है। जो इसके बाद पढ़ाने जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अवक्षेपीकरण और द्विविस्थापन तो आप पढ़ लिए, द्विविस्थापन पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए? अवक्षेपीकरण पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? अवक्षेपीकरण पढ़ लिए। इसके बाद हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ाना है, टॉपिक पढ़ाना है, जिसको हम लोग कहते हैं उपचयन। उपचयन। उपचयन का मतलब होता है एकदम सीधा सा डायरेक्ट आंसर। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका जुड़ना? अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाता है। उपचयन को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण होना है ना? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। एकदम सीधा सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो हम उपचयन कह देंगे या ऑक्सीकरण कह देंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, Cu है ना? ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो ये क्या बन गया? CuO। तो क्या है मतलब? कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो किसका ऑक्सीकरण हुआ है? कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ। क्या लिखेंगे हम लोग? कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। अच्छा, जिसका ऑक्सीकरण होता है क्या होता है? जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम उपचायक कहते हैं। यानी जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का उपचयन हुआ है, तो यानी कॉपर क्या हुआ? कॉपर खुद अपचयित हो गया है। कॉपर क्या हुआ है? अपचयित हो गया है। अपचयित हो गया है कॉपर। कॉपर क्या हुआ? अपचयित हो गया है। कॉपर अपचयित होने का मतलब है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर खुद अपचयित हो गया। फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सिंपल बना देते हैं। कॉपर अपचयित नहीं, कॉपर क्या है? अपचायक है। कॉपर क्या है? अपचायक है। ये एग्जाम में पूछ रहा है किसका ऑक्सीकरण हुआ है और कौन अपचायक है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वही अपचायक होता है। कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है और कॉपर क्या है? अपचायक है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। जो उदाहरण किसका है? अपचयन के बाद, उपचयन के बाद हम लोग पढ़ेंगे अपचयन। क्या पढ़ेंगे? अपचयन। अपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का हट जाना
क्या होता है? ऑक्सीजन का हट जाना। यानी अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तो हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। यही 2 लाइन याद करना है बस, इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? अपचयन। अपचयन का दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण। क्या कहते हैं? अवकरण। तो यानी अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। जैसे CuO है, क्या है? CuO है, और उसके बाद है हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। किससे? हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो Cu बना लेगा और प्लस H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? Cu बना लेगा और प्लस H2O। अब इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी ऑक्सीकरण। अपचयन किसका हुआ? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। अपचयन किसका हुआ? कॉपर ऑक्साइड का। किसमें हुआ है? कॉपर में हुआ है। इसलिए कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, इसलिए यह खुद ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है ना? ऑक्सीकारक है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक है। तो हमने क्या पढ़ा? पहले लेक्चर में पढ़ा योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया का मतलब 2 से या 2 से ज्यादा अभिकारक एक साथ मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? योगात्मक कहेंगे। वियोजन में क्या है? एकल अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बना रहा है, उसे क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया कहेंगे। विस्थापन अपक्रिया में क्या है? एक कोई तत्व दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटाकर उसका जगह ले लेगा तो उसे कहेंगे एक विस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। अगर 2 एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। अगर ऑक्सीजन दूर जा रहा है यानी निकल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। इसके 2 और उदाहरण हैं ऑक्सीकरण के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे है ऑक्सीकरण है और उपचयन है। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसके लिए 2 एग्जाम्पल है। पहला है संक्षारण। पहला क्या है? संक्षारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। पहला क्या है? संक्षारण है, और दूसरा क्या है? विकृत गंधिता है। क्या है? विकृत गंधिता। अब क्या है? अब हम देखेंगे संक्षारण में क्या। जैसे लोहा है तो लोहे को अगर नमी वाले जगह पर या जहां पानी वानी रहता है वहां हम रख देंगे तो धीरे धीरे उसमें जंग लग जाएगा और वो खराब हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जिसमें कोई मेटल, चाहे आयरन हो चाहे कॉपर हो, वो ऑक्सीजन और H2O से रिएक्शन कर ले और वो मेटल क्या हो जाए? खराब हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। इसको बचाने का तरीका है कि उसको हम लोग क्या करते हैं? लोहे को पेंट मार देते हैं। क्या मार देते हैं? पेंट। जब पेंट मार देंगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, H2O के कांटेक्ट में नहीं आएगा, नमी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उसका जो संक्षारण हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है लोहे का, वो नुकसान नहीं होगा। दूसरा है विकृत गंधिता। जैसे आप पैकेट वाला खाते हैं ना तो उसमें देखते हैं बहुत हवा भरा रहता है, तो उसके अंदर कुछ जो मटेरियल होता है वो किसमें बना होता है? तेल में बना होता है। तो तेल को जब बहुत लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में रख देंगे तो वो जो फूड रखा हुआ है वो फूड बदबू मारने लगेगा। बदबू मारने का मतलब है विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है खराब, गंधिता का मतलब खुशबू। जिस खाने की खुशबू ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की वजह से खराब हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? विकृत गंधिता कहेंगे। जैसे जो फूड पैकेट वाला होता है उसमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा गैस भरा रहता है। नॉर्मली बच्चे क्या कहते हैं? सर इसलिए गैस भरा होता है ताकि जिसके अंदर जो मटेरियल रखा है ट्रक में लादते समय रखते समय वो जो चिप्स है वो टूट ना जाए। और कुछ लोग कहेंगे इसलिए रखते हैं ताकि बच्चे जब देखेंगे बड़ा पैकेट है तुरंत खरीद लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को हटाकर कोई दूसरी गैस भर दी जाती है, जैसे नाइट्रोजन गैस।
जिससे उसके अंदर पैकेट वाला जो फूड है वो खराब ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, विकृत गंधिसा बचाने के लिए उसका हम यूज करते हैं। इस तरह से ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं ना बोर्ड एग्जाम में, उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए लोगों को बताइए कि बहुत दमदार तैयारी हो रही है, धमाकेदार सर पढ़ा रहे हैं, है ना। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।